शायद हम वहीं टूट जाते। उसी दौरान आगे दूर से एक स्टील ब्रिज नजर आया। वो ब्रिज पहाड़ों के दरमियान बल खाता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा था। मैंने दूर से देखा कि ब्रिज पर 3 ट्रक गट्ठे जा रहे थे। ये मंजर देखकर दिल को पहली बार थोड़ा सा सुकून मिला। कम से कम इंसानी मौजूदगी तो थी। मैंने कहा, सलीम, ब्रिज आ गया, शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दिल अभी भी पूरी तरह मुतमईन नहीं था। जैसे जैसे हम ब्रिज के करीब आए, पहाड़ों की ऊंचाई और भी महसूस होने लगी। ब्रिज काफी लंबा था, तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर का। लोग कहते हैं ये पहाड़ों के दरमियान एशिया के बड़े ब्रिजेस में से एक है। हम ब्रिज के नीचे पहुंचे। वहां 1-2 ढाबे थे और एक मस्जिद भी। 2 ट्रक वहां पहले से खड़े थे। हमने फौरन वहां बाइक रोकी। दिल चाह रहा था कि कई इंसानों के बीच कुछ लम्हे गुजारे। हम ढाबे के अंदर गए। अंदर 2 से 3 पठान अंगीठी के गिर्द बैठे थे। लग रहा था कि वो ट्रक ड्राइवर है। हमने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया और बैठने का इशारा किया। हम चारपाई पर बैठ गए। सर्दी बहुत थी, हाथ कांप रहे थे और दिल अभी तक खौफ के जेरे असर था। कुछ लम्हे हम खामोश बैठे रहे। फिर एक पठान ने पूछा, खैर तो है? इतनी रात को इतनी सर्दी में कहाँ जा रहे हो? हमने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर हमने झूठ बोल दिया। हमने कहा, हम दोस्त फोर्ट मनरू घूमने जा रहे हैं। हमारे बाकी दोस्त हमसे आगे निकल गए और फोन नहीं मिल रहा। वो लोग हमें गौर से देखने लगे। एक ने कहा, इतनी सर्दी में यहाँ का सफर आसान नहीं है। मैंने हिम्मत करके पूछा, आगे का रास्ता महफूज है? उन्होंने जवाब दिया, ब्रिज तो रात में महफूज है, लेकिन जो फोर्ट मनरू का बाईपास आता है वो रात के वक्त ठीक नहीं होता। वहां संभल कर जाना। ये सुनकर हम दोनों के दिल में फिर वही खौफ ताजा हो गया। हमने चाय मंगवाई। गर्म चाय अलग से उतरी तो थोड़ी जान में जान आई। हमने वहां ज्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं समझा। बाइक स्टार्ट की और ब्रिज की तरफ चल पड़े। जैसे हम स्टील ब्रिज पर चढ़े, पीछे का सब कुछ छूटता चला गया। ऊपर जाते हुए शुरू में ट्रक नजर आ रहे थे, लेकिन पहाड़ों की मोड़ों में वो भी जल्द ही गायब हो गए। मैंने नीचे देखा, सड़क बहुत नीचे थी और ढाबा तिनके जितना नजर आ रहा था। अब हम ब्रिज पर बिल्कुल अकेले थे। चारों तरफ अंधेरा, घने पहाड़ और हवा की सीटी जैसी आवाज। आप तसव्वुर करेंगे, पहाड़ों के दरमियान एक लंबा ब्रिज और उस पर आप अकेले हो। यह एहसास खुद में ही डरावना था। हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। तकरीबन आधा ब्रिज क्रॉस हो चुका था। यहाँ एक बड़ा बांस वाला होटल आता है। मैंने देखा वो पूरा होटल अंधेरे में डूबा हुआ था। एक लम्हे को दिल में ख्याल आया कि अगर यहाँ भी कोई नहीं तो फोर्ट मनरू में क्या होगा, लेकिन हमने इस सोच को दबाया और आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद आखिरकार हमने पूरा ब्रिज क्रॉस कर लिया। ब्रिज पर हमारे साथ कोई वाकया नहीं हुआ, लेकिन अंदर का खौफ कम नहीं हुआ था, क्योंकि हम जानते थे कि असल इम्तिहान अभी बाकी है। ब्रिज खत्म होते ही सामने 2 रास्ते थे। एक रास्ता खस से होता हुआ बलूचिस्तान की तरफ जाता था और दूसरा सीधा फोर्ट मनरू की बाईपास की तरफ। हमने वहां एक छोटी सी टक शॉप देखी जो खुली हुई थी। हमने रुक कर रास्ता कंफर्म किया। उसने बताया कि ये रास्ता फोर्ट मनरू का बाईपास है। हमने बगैर कुछ कहे बाइक मोड़ी और बाईपास पर चढ़ गए। लेकिन जैसे ही हम उस रास्ते पर आए, दिल ने एक बार फिर कहा, ये जगह ठीक नहीं। जैसे हम फोर्ट मनरू के बाईपास पर चढ़े, मुझे अंदर से एक अजीब सा एहसास हुआ। ये रास्ता दूर से ही वीरानी की गवाही दे रहा था। ना कोई आबादी, ना कोई दुकान, ना कोई गाड़ी। सड़क अंधेरे में छुपी हुई थी और हेडलाइट की रोशनी बस चंद मीटर आगे तक रास्ता दिखा रही थी। दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि अगर यहाँ कुछ भी हो गया तो मदद के लिए कोई नहीं होगा। हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे कि अचानक पीछे से चमकती हुई तेज लाइट्स हमारी तरफ आती नजर आई। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने सलीम भाई को कहा, यार पीछे से कोई बहुत तेजी से आ रहा है। सलीम भाई ने बाइक की रफ्तार और बढ़ा दी। हवा अब हड्डियों में उतर रही थी और ठंड जिस्म को चीरती महसूस हो रही थी। मुझे लग रहा था कि अब हम फंस चुके हैं, लेकिन चंद लम्हों बाद वो गाड़ी हमारे बिल्कुल पास से तेजी से गुजरी। वो एक प्राडो थी। गाड़ी इतनी तेजी से गुजरी कि हमें एक लम्हे के लिए साइड देना पड़ी।
दिल को जबरदस्त सुकून मिला। हम जिस चीज से डर रहे थे वो शुक्र है वो नहीं निकली। सलीम भाई ने उसके साथ साथ चलने की कोशिश की, लेकिन प्राडो चंद ही लम्हों में आंखों से ऊपर की सड़क पर गायब हो गई। हमने उसकी लाइट्स को काफी देर तक देखते रहने की कोशिश की, जैसे वही हमारी आखिरी उम्मीद हो। ये बाईपास तकरीबन 5 किलोमीटर का था, लेकिन उस अंधेरे में यह हमें कई गुना लंबा महसूस हो रहा था। रास्ते के किनारे एक जगह एक शॉल ओढ़े कोई शख्स खड़ा दिखाई दिया। उसका रुख खाई की तरफ था और उसने हमारी तरफ देखने की जहमत भी नहीं की। मेरे दिल में एक झटका सा लगा। मैंने सोचा कि अक्सर इस तरह लोग लिफ्ट मांगने के बहाने लूट मार करते हैं। मैंने सलीम भाई से कहा, इस बार ध्यान मत देना। हमने उसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ते गए। सर्दी अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी। हमें अंदाजा ही नहीं था कि फोर्ट मनरू की रात इतनी सख्त होगी। हम ज्यादा कवर करके नहीं आए थे, इसीलिए मैं कांप रहा था। अब हम फोर्ट मनरू के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। रास्ते में कुछ घर और होटल नजर आने लगे, लेकिन हैरान कुन बात यह थी कि वीरानी अभी तक वही थी। न रश, न स्याह, न चहल पहल। हमने सोचा कि शायद आगे जाकर मरकजी इलाके में लोग होंगे। आखिरकार हम फोर्ट मनरू में दाखिल हो चुके थे। शुरू में कलमा चौक आता है, जहां आम दिनों में पार्क और खाने पीने के होटल भरे होते हैं, लेकिन उस रात वहां कोई भी नहीं था, बस स्ट्रीट लाइट्स और हम दो। ये मंजर मेरे लिए बहुत गैर मामूली था। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि फोर्ट मनरू जैसी जगह बिल्कुल सुनसान भी हो सकती है। हम कलमा चौक से तकरीबन 200 मीटर आगे बढ़े तो एक छोटा सा बाजार नजर आया। वहाँ 2-3 होटल खुले हुए थे और 2 से 4 गाड़ियां भी खड़ी थी। देखकर दिल को पहली बार सच्ची तसल्ली हुई। हम फौरन वहां रुके। हम इतने थके हुए और डरे हुए थे कि होटल के बाहर रखी चारपाई पर बस गिर से गए। होटल का एक बंदा आया और बोला, अंदर कमरे हैं, बाहर बहुत सर्दी। हम अंदर चले गए। कमरे में दाखिल होते ही जैसे जिस्म में थोड़ी जान आ गई। भूख ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने हल्का फुल्का खाना खाया। खाना खाकर हम होटल वाले के पास चले गए। जब उसे पता चला कि हम इस वक्त रात में सफर करके यहाँ पहुंचे, तो उसने हैरत से हमें देखा और कहा, आप लोग या तो बहुत दिलेर हैं या फिर आपने सर्दियों में रात का ये रास्ता कभी देखा ही नहीं। उसकी बात सुनकर हम एक दूसरे को देखने लगे। वो बोला, अगर आपने पहले कभी ये सफर किया होता तो शायद जिंदगी में दोबारा यहाँ आने का ख्याल भी ना करते। हमने उससे ज्यादा सवाल नहीं किए क्योंकि हम मजीद कुछ सुनने के हौसले में नहीं थे। बस उसने बाईपास के बारे में इतना बताया कि रात के वक्त ये बाईपास बहुत ज्यादा रिस्क है, यहाँ अक्सर डाकू होते हैं। आप लोग वाकई खुश नसीब हो कि सही सलामत यहाँ पहुंच गए। ये सुनकर हम दोनों खामोश हो गए। हमने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसने हमें अपनी हिफाजत में यहाँ तक पहुंचा दिया। हम होटल के अंदर खामोश बैठे थे। जिस्म थका हुआ था, लेकिन जहन अभी तक वही मनाजिर दोहरा रहा था। वो खाली ट्रक, वो काली परछाएं, वो बूढ़ा, उसके पांव और वो हंसी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। कुछ देर बाद होटल का मालिक खुद हमारे पास आकर बैठ गया। वो हमारे लहजे, चेहरे और हालत से समझ चुका था कि हम आम से आने ही हैं। उसने पूछा, कहाँ से आए हो? हमने बताया कि हम जनूबी पंजाब से हैं। फिर उसने नरमी से पूछा, सफर कैसा रहा? ये सवाल सुनते ही सलीम भाई ने मेरी तरफ देखा और फिर हमने पूरा वाकया एक एक करके उसे सुना दिया। सही सरवर के बाद अंधेरा, डिमर वाली रोशनी, काली परछाएं, राखी गाज, वो खाली ट्रक और वो बूढ़ा आदमी। हम बोलते जा रहे थे और वो खामोशी से सुनता जा रहा था। हैरानकुन बात यह कि उसके चेहरे पर ना हैरत थी ना खौफ। ऐसा लग रहा था जैसे वो ये सब पहले से जानता। जब हम खामोश हुए तो उसने गहरी सांस ली और कहा, आप लोग वाकई बहुत खुश नसीब जो सही सलामत यहाँ पहुंच गए। ये सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास आया। मैंने पूछा, क्यों? वो सब क्या था? होटल मालिक जरा सीधा होकर बैठा और बोला, जिस रास्ते से आप आए हो ना, यानी राखी गाज, वो कोई आम जगह नहीं है। उसने कहना शुरू किया,
آج سے تقریباً 10 سے 12 سال پہلے پنجاب سے لورالائی جانے والی ایک مسافر بس اس مقام پر حادثے کا شکار ہوئی تھی۔ بس میں تقریباً 45 مسافر سوار تھے۔ بریک فیل ہو گئی اور بس گہری کھائی میں جا گری۔ اس حادثے میں کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ یہ سنتے ہی میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ بولا، اس حادثے کے بعد یہ علاقہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ رات کے وقت پہاڑوں سے لوگوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ جب لوگ ادھر جاتے ہیں تو وہی آوازیں اچانک ہنسی میں بدل جاتی ہیں۔ کبھی پہاڑوں پر بڑے بڑے سائے نظر آتے ہیں اور کبھی راستے میں عجیب چیز ہے۔ اس کے بعد یہاں حادثے اور زیادہ ہو گئے۔ لوگوں نے دم درود کروایا، دعائیں کیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ آخرکار یہاں کے لوگوں نے آہستہ آہستہ یہ علاقہ چھوڑ دیا۔ اب وہاں کوئی آبادی نہیں رہتی۔ اس نے ایک لمحہ رک کر کہا، لوگ کہتے ہیں کہ اب وہ علاقہ اسی مخلوق کی ملکیت ہے۔ اس کے الفاظ سن کر ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اس نے مزید کہا، اسی لیے وہاں ایک سیفٹی بورڈ بھی لگایا گیا ہے جس پر صاف لکھا ہے، رات کے وقت یہاں مت رکیں۔ ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ مجھے فوراً یاد آیا کہ واقعی اندھیرے میں ہمیں کوئی بورڈ نظر نہیں آیا تھا۔ ہوٹل مالک بولا، آپ لوگ واقعی بچ گئے ہو۔ اکثر لوگ وہاں رات میں کچھ دیکھ کر واپس نہیں آتے یا پھر زندگی بھر کسی کو بتانے کے قابل نہیں رہتے۔ یہ سن کر میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے۔ ہم نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں اپنی حفاظت میں رکھا۔ ہوٹل مالک نے کہا، اب آپ آرام کرو، صبح ناشتہ میں خود بھجوا دوں گا۔ وہ چلا گیا، لیکن عدنان بھائی اس رات ہم دونوں ایک منٹ بھی سکون سے نہ سو سکے۔ فجر کی اذان ہوئی، ہم نے نماز پڑھی، پھر تھوڑی دیر اونگ آ گئی۔ صبح ناشتہ آیا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ بس ایک آدھی جگہ دیکھیں گے اور سیدھا واپس جائیں گے۔ ہم اناری ٹاپ کی طرف گئے۔ راستے میں پہاڑوں کے درمیان ایک قبرستان آیا۔ دن کا وقت تھا مگر پھر بھی وہ قبرستان دل پر بوجھ ڈال رہا تھا۔ اناری ٹاپ پر ہم نے تقریباً 1.5 گھنٹہ گزارا۔ خوبصورتی اپنی جگہ، لیکن دل ابھی تک بھاری تھا۔ پھر ہم نے واپسی کا رخ کیا۔ اس بار ہم نے کسی صورت رات نہیں ہونے دی۔ عدنان بھائی، یہ واقعہ حقیقت ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں، کوئی فلمی کہانی نہیں، کوئی ناول نہیں۔ یہ وہ سفر تھا جو ہمیں یہ سکھا گیا، ہر خوبصورت راستہ محفوظ نہیں ہوتا، ہر قریب نظر آنے والی چیز واقعی قریب نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ میں کچھ ویڈیوز اور پکچرز آپ سے شیئر کر رہا ہوں جو آپ اپنی یوٹیوب فیملی سے لازمی شیئر کیے گا، جو کہ ہم نے اس روڈ پر چلتے ہوئے واپسی میں ویڈیو بنائی تھی۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ اندازہ کر لیجئے گا کہ وہ روڈ رات میں کتنا سنسان ہوتا ہوگا جو دن میں اتنا سنسان ہے۔ دوستو، اس ٹائم سکرین پہ کچھ ویڈیوز اور پکچرز میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں جو سبسکرائبر کی طرف سے بھیجی گئی ویڈیوز ہیں اور پکچرز۔ اور اگر آپ نے فورٹ منرو دیکھا ہے تو مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، اور یقیناً پھر اس روڈ پر سفر بھی کیا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کیجیے گا۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنی سٹوری شیئر کی۔ دوستو، امید ہے آج کی سٹوریز آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ سٹوریز پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ چینل پہ نئے تو چینل بھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر کے آل کو نوٹیفیکیشن آن کر لیں، اس سے آپ میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں گے اور میری سٹوریز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جایا کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔